क्या सांवला होना इस दुनिया में इतना बड़ा गुनाह है कि उसकी सजा सिर्फ नफरत और जिल्लत मिले? एक ऐसा पति जिसका हर वार जहरीला है और जिसकी हर छुअन एक टॉर्चर। देखिए बेबस दुल्हन की वो खौफनाक कहानी जिसने सिया की जिंदगी को एक कभी न खत्म होने वाला दर्द बना दिया। पूरी कहानी देखने के लिए हमारे इसी चैनल पर बने रहिए और आगे के सभी भागों के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलो कहानी शुरू करते हैं। भाग 1। अरे क्यों? अंदर आओ और इस नाटक को खत्म करो। रुद्र प्रताप सिंह की ये ठंडी आवाज सिया के कानों में किसी नुकीली चीज की तरह चुभी। लाल जोड़े में लिपटी सिया सिर झुकाए अपनी रघुवंशी हवेली की दहलीज पर खड़ी थी। उसके हाथ बुरी तरह कांप रहे थे और दिल इतनी तेज से धड़कर रहा था जैसे अभी बाहर निकल जाएगा। उसकी आंखें नीचे झुकी थीं, लेकिन फिर भी उसे महसूस हो रहा था कि वहां मौजूद हर इंसान उसे ही घूर रहा है। उसके ठीक बगल में खड़ा था रुद्र प्रताप सिंह, इस शहर का सबसे रोबदार और घमंडी बिजनेसमैन। लेकिन आज उसके चेहरे पर शादी की कोई खुशी नहीं थी, ना मुस्कान, ना अपनापन, बस एक अजीब सी कड़वाहट, जैसे उसने शादी नहीं बल्कि कोई मजबूरी स्वीकार की हो। तभी रुद्र की माँ देवयानी आगे बढ़ी और बोली, बहू, दाहिने पैर से कलश को ठोकर मारकर घर में लक्ष्मी के रूप में प्रवेश करो। सिया ने धीरे से अपना दायां पैर आगे बढ़ाया। उसकी पायल की हल्की सी छनकार पूरे हॉल में गूंज उठी, लेकिन जैसे ही उसका सामना पैर चावल से भरे कलश के पास पहुंचा, पूरा माहौल अचानक खामोश हो गया। कुछ पल पहले तक जो लोग मुस्कुरा रहे थे, उनकी निगाहें अब सिर्फ उसके चेहरे और रंग पर टिक गई थीं। धीरे धीरे फुसफुसाहटें शुरू हुईं। एक नौकरानी ने दूसरी के कान में कहा, हाय राम, ये पैर है या कोयला? रघुवंशी खानदान की बहू, इतनी सांवली? दूसरी हंसते हुए बोली, हूँ, साहब के साथ खड़ी होकर तो परछाई लग रही है। तभी तान्या ने जहरीली मुस्कान के साथ कहा, मामी जी, आपने तो कहा था परी जैसी बहू आ रही है, यह तो रात के अंधेरे जैसी काली है। यह शब्द सुनते ही सिया की आंखें भर आईं। उसने अपने होठ भींच लिए, जैसे खुद को टूटने से रोक रही हो। फिर उसने कांपते पैर से कलश को ठोकर मारी। सफेद चावल फर्श पर गिर गए, ठीक वैसे ही जैसे उसी पल उसके सारे सपने बिखर गए थे। उसने एक पल के लिए उम्मीद भरी नजरों से रुद्र की तरफ देखा, लेकिन उसकी आंखों में सिर्फ नफरत थी। रुद्र बिना उसका हाथ थामे अंदर चला गया और सिया वहीं दहलीज पर खड़ी रह गई, जैसे उसकी जिंदगी भी किसी जगह अटक गई हो। एक हफ्ता बीत गया, लेकिन सिया की हालत नहीं बदली। रघुवंशी हवेली के पीछे बने बड़े बगीचे में वो चुपचाप फूल तोड़ रही थी। उसके हाथ काम कर रहे थे, लेकिन चेहरा पूरी तरह बुझा हुआ था। कुछ नौकरानियां उसे घूरते हुए बातें कर रही थीं। पता नहीं साहब को इसमें क्या दिखा। एक ने ताना मारा, दूसरी बोली, अरे कोयला है कोयला। शादी के बाद भी नौकरानी की तरह काम कर रही है। टेढ़ी हंसते हुए बोली, हाँ, सच में हम लोग भी इससे ज्यादा खूबसूरत हैं। उनकी हंसी पूरे बगीचे में गूंज उठी, लेकिन सिया के हाथ नहीं रुके, जैसे उसे इन तानों की आदत पड़ चुकी थी, जैसे हर शब्द उसके अंदर पहले से ही कहीं गहरे धंसा हुआ था। तभी अचानक भारी कदमों की आहट सुनाई दी। सबके चेहरे का रंग उड़ गया और अगले ही पल सब अपने कामों में लग गए, क्योंकि अगर रुद्र ने उन्हें देखा तो नौकरी जाना तय था। सिया फूलों की टोकरी लेकर मंदिर पहुंची। उसने भगवान के सामने बड़े सलीके से फूल सजाए। उसके चेहरे पर अजीब सी शांति थी, वही शांति जो बहुत ज्यादा दर्द सह चुके लोगों के चेहरे पर आ जाती है। जैसे ही उसने दिया जलाने के लिए हाथ बढ़ाया, तान्या की तेज आवाज गूंजी, रुक जाओ। तान्या गुस्से से उसकी तरफ बढ़ी, तुझे इस घर के मंदिर में दिया जलाने का हक किसने दिया? कितनी बार कहा है, बस फूल रख दिया कर, दिया मैं जलाऊंगी। लेकिन नहीं, तुझे तो मेरी बात माननी ही नहीं है। ओ कोयला! सिया ने तुरंत हाथ पीछे खींच लिया। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन दर्द साफ महसूस हो रहा था। मांझी ने कहा था सुबह 8 बजे से पहले दिया जल जाना चाहिए। मैं बस वही करने आई थी। उसने माचिस तान्या को दी और चुपचाप वहां से चली गई। ना कोई सफाई, ना कोई शिकायत, बस चुप्पी। उसके कदम सीधे उस छोटे से कमरे की तरफ बढ़े जिसे मोटर रूम कहा जाता था। वही उसका कमरा था, वही उसकी दुनिया, वही उसकी पनाह। अंदर पहुंचते ही उसने दरवाजा बंद किया और माँ की तस्वीर को सीने से लगा लिया। माँ, तुमने मेरा नाम सिया रखा था, लेकिन यहाँ सब मुझे कोयला बुलाते हैं। मैंने भी पढ़ाई की सपने देखे थे, लेकिन आज नौकरानी बनकर रह गई हूँ। सांवला होना क्या इतना बड़ा गुनाह होता है माँ? उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। ये लोग तो बस बातें करते हैं, लेकिन इस घर का मालिक, अगर वो कुछ कह दे तो ऐसा लगता है जैसे जान निकल जाएगी। तभी बाहर से आवाज आई, ए कोयला! सिया ने जल्दी से आंसू पोंछे, आईने में खुद को देखा और उसके चेहरे पर फिर वही चुप्पी हो गई जैसे कुछ हुआ ही ना हो। कुछ देर बाद वो रसोई में थी। अभी तक नाश्ता तैयार नहीं हुआ? रसोइये ने चिल्लाकर कहा, साहब ने साफ कहा है घर का खाना तुम बनाओगी।
माफ कर दीजिएगा काका, अभी करती हूँ। सिया तुरंत काम में लग गई। एक्सटिंग्विश्ड। आटा गूथा, पराठे बनाए, सब्जी तैयार की, दही निकाला, चटनी पीसी। उसके हाथ तेजी से चल रहे थे, जैसे वो वक्त से नहीं किसी से डरकर भाग रही हो। कुछ ही देर में डाइनिंग टेबल सज चुकी थी। तभी तान्या वहां आई और बोली, हूँ आज भी लेट। पता नहीं इस कोयला ने क्या जादू कर दिया है जो माझी इसके हाथ का खाना खाने पर अड़ी रहती हैं। सिया ने धीरे से पूछा, मैडम आपके लिए पराठा लाऊं? जरूरत नहीं है, मैं रुद्र के साथ ही खाऊंगी। तभी अंजलि वहां आई। हाय भाभी, आज क्या बनाया है? वो सिया को गले लगाने आगे बढ़ी ही थी कि तान्या ने टोका, भाभी इसे? अंजलि मुस्कुरा दी। भाई की वाइफ है, भाभी ही होगी। तान्या चिढ़ गई, तो मैं क्या हूँ? आप बड़ी भाभी हैं और ये मेरी स्वीट भाभी। ये सुनते ही सिया घबरा गई, जैसे वो इस अपनेपन की हकदार ही ना हो। तभी देवयानी वहां आई। उन्होंने तान्या को देखते हुए कहा, सिया वही कर रही है जो एक बहू को करना चाहिए। सिया चुपचाप सिर झुकाए खड़ी रही। सविता अचानक इंटरकॉम की घंटी बजी। उस आवाज ने उसकी धड़कन बढ़ा दी, जैसे कोई अनहोनी का इंतजार कर रही हो। रुद्र होगा, उठाओ, देवयानी ने कहा। सिया ने कांपते हाथों से रिसीवर उठाया। हेलो। कुछ पल सन्नाटा रहा, फिर दूसरी तरफ से आवाज सुनते ही उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसकी उंगलियां कांपने लगी। उसने धीरे से रिसीवर नीचे रख दिया। देवयानी ने पूछा, क्या हुआ बहू? सर ने ऊपर बुलाया है। तान्या तुरंत ताना मारते हुए बोली, वाह, सुबह सुबह बुलावा भी आने लगा। लगता है कोयला रानी का जादू चलने लगा है। सिया ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने जल्दी से सबको नाश्ता परोसा, अपने कांपते हाथों को साड़ी में छुपाया और भारी कदमों से सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। हर कदम के साथ उसकी धड़कन तेज होती जा रही थी, जैसे वो किसी कमरे की तरफ नहीं, किसी सजा की तरफ जा रही हो। ऊपर पहुंचकर उसने कांपते हाथों से दरवाजे को हल्का सा धक्का दिया और तभी कांच टूटने की जोरदार आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी। सिया बुरी तरह से सहम गई। उसके कदम वहीं रुक गए। अगले ही पल कमरे के अंदर से रुद्र प्रताप सिंह की खौफनाक आवाज गूंजी, अंदर आओ। सिया ने कांपते हाथों से दरवाजा थोड़ा और खोला और धीरे से कमरे के अंदर कदम रखा। तभी उसके पैरों के नीचे कुछ बुरी तरह चुभा। आह! दर्द से उसके होठ कांप गए। उसने नीचे देखा तो उसके होश उड़ गए। फर्श पर टूटी हुई शराब की बोतल के कांच के टुकड़े बिखरे पड़े थे और उन्हीं में से एक बड़ा टुकड़ा उसके पैर में धंस चुका था। अगले ही पल उसके पैर से खून बहने लगा। दर्द से उसका पूरा शरीर कांप उठा, लेकिन फिर भी वो सिर झुकाए वहां खड़ी रही। नीचे डाइनिंग टेबल पर सिया के ऊपर जाते ही तान्या ने सबको नाश्ता परोसने की कोशिश की, लेकिन अंजलि ने उसे रोक दिया। नहीं भाभी, मैं खुद ले लूंगी, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। उसने देवयानी के प्लेट में पराठा परोसा। देवयानी ने एक निवाला खाते ही कहा, वाह, आज तो सिया ने चटनी बहुत अच्छी बनाई है। अंजलि मुस्कुराई, सिर्फ चटनी ही नहीं माँ, सब कुछ बहुत टेस्टी है। पता नहीं भाभी बिना चखे इतना अच्छा खाना कैसे बना लेती हैं। तान्या ने तुरंत ताना मारा, हाँ, अब क्या वो चख कर अपना जूठा खाना हम सबको खिलाएगी? अंजलि का चेहरा गुस्से से भर गया। तान्या भाभी, मैं आपसे बात नहीं कर रही हूँ, तो प्लीज बीच में मत बोलिए। आज ऑफिस में मेरे बहुत सारे इम्पोर्टेंट काम हैं। मेरा मूड पहले ही बहुत खराब है। उसने जल्दी से पानी पिया और देवयानी से बोली, माँ, मैं निकल रही हूँ। भाभी आए तो बोल दीजिएगा कि नाश्ता बहुत अच्छा था, और हाँ, उन्हें बोल देना कि मेरा लंच पैक करने की जरूरत नहीं है। इतना कहकर वो अपनी कार की चाबी उठाकर वहाँ से चली गई। देवयानी चुपचाप तान्या को देखने लगी, जो आराम से बैठी अपना मेकअप ठीक करते हुए नाश्ता कर रही थी। उन्होंने कुछ पल सिया का इंतजार किया, लेकिन फिर खाना शुरू कर दिया। उन्होंने पता था कि रुद्र के कमरे से सिया इतनी जल्दी वापस नहीं आएगी। ऊपर कमरे में सन्नाटा पसरा हुआ था। सिया दर्द से कांपते हुए खड़ी थी। तिमाही रुद्र हाथ में अपनी सफेद शर्ट लिए उसकी तरफ बढ़ा। उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। मैंने तुमसे कहा था ना कि इस व्हाइट शर्ट को हाथ से धोना, इसे मशीन में क्यों डाला? सिया ने वो शर्ट मशीन में डाली ही नहीं थी, लेकिन वो जानती थी कि सफाई देने से बात और बिगड़ जाएगी। फिर भी उसने धीरे से कहा, नहीं सर, मशीन पहले से चल रही थी। आपने जो कपड़े उसमें डाले थे, मैंने बस उन्हें सुखाया था। शायद शर्ट उसी में रह गई थी बस। रुद्र गुस्से में चिल्लाया। उसने शर्ट को फर्श पर फेंक दिया और पैर से दबाते हुए बोला, मेरी चीजों को हाथ लगाने की इजाजत किसने दी तुम्हें? क्या खुद को मेरी पत्नी समझने लगी हो? उसकी आंखों में नफरत उतर आई। आखिर मेरे मामा को अपनी बातों में फंसाकर तुम इस घर तक पहुंच ही गई। मेरे ऑफिस की एक मामूली सी स्टाफ थी तुम, और अब इस घर की बहू बनने का सपना देख रही हो। सिया चुप रही। उसकी आंखें झुकी रहीं। लेकिन रुद्र नहीं रुका। गलत फहमी में मत रहना, तुम इस घर में पहले भी स्टाफ थी और आगे भी वही रहोगी। वो धीरे से उसके करीब आया। क्या हुआ? ये मासूम चेहरा बनाकर मुझे पिघलाना चाहती हो? अब सिया से सहा नहीं गया। उसने कांपती आवाज में कहा,
सर प्लीज, मेरा अपमान करने के चक्कर में आप अपने मामा जी के बारे में गलत बोल रहे हैं। वो बहुत अच्छे इंसान हैं। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि अगले ही पल रुद्र का जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर पड़ा। चोट इतनी तेज थी कि सिया लड़खड़ा कर मेज से जा टकराई। उसके माथे से खून निकल आया। रुद्र उसे घूरने लगा। मुझसे बहस करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? सिया ने तुरंत सिर झुका लिया। वो जानती थी कि जवाब देने का अंजाम क्या होगा। रुद्र ने फर्श की तरफ इशारा किया। पहले ये कमरा साफ करो। पूरे कमरे में शराब की टूटी बोतलों के कांच बिखरे पड़े थे, वही कांच जो उसके पैर में चुभे थे। एक पढ़ी लिखी लड़की की हालत आज ऐसी हो चुकी थी कि वो कुछ नहीं बोल पा रही थी और एक नौकरानी की तरह फर्श साफ कर रही थी। सिया ने अपने आंसू पोंछे और नीचे झुककर कांच उठाने लगी। हर टुकड़ा उसके हाथों और पैरों में चुभ रहा था, लेकिन उसने आवाज तक नहीं निकाली। रुद्र उसे लगातार देख रहा था। सुबह सुबह शराब के नशे में डूबा, वो खुद पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। सिया एक साधारण सी साड़ी में थी, फिर भी उसके सांवले रंग के बावजूद उसके चेहरे का निखार और उसके आंसू रुद्र को बेचैन कर रहे थे। वह खुद से लड़ रहा था, सांवली है, लेकिन पता नहीं इसमें ऐसा क्या है। मैंने कितनी ही लड़कियां देखी हैं, पर ऐसी कशिश कभी महसूस नहीं हुई। मैं इशारा करूं तो घंटों में कई हसीन लड़कियां मेरे बिस्तर पर होंगी, पर आखिर ये इसके पीछे क्या राज है? उसने सिया को घूरते हुए खुद से कहा। सांवली है, पर पता नहीं इसमें क्या बात है कि इसे देखते ही मेरे हार्मोन्स बेकाबू होने लगते हैं। पता नहीं इस लड़की ने क्या जादू कर दिया है। क्या ये इसके सांवलेपन का जादू है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उसने नफरत से मुंह मोड़ लिया, जैसे वो खुद को छिपे हुए सच से दूर रखना चाहता हो। मैं खुद को रोक नहीं पा रहा हूँ। इसकी एक एक फूंक और ये पूरी चीज मेरे गले बांध दी। पता नहीं ये मुसीबत कब मेरा पीछा छोड़ेगी। मैंने तो इसे टॉर्चर करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, पर यह है कि जाने का नाम नहीं लेती। वो सिर्फ साड़ी पहनकर उसकी धड़कानें बढ़ा रही थी। रुद्र ने नजरें हटा ली, लेकिन अगले ही पल फिर उसे देखा, जैसे उसकी आंखें खुद पर काबू नहीं रख पा रही थीं। सिया ने जल्दी से सारे कांच साफ किए और रोते हुए बोली, सर, काम हो गया है। मैंने सारा कांच उठा दिया है। आप चप्पल पहनकर आ जाइए, कहीं कांच चुभ ना जाए। मैं रूम से जा रही हूँ। तभी अचानक रुद्र के हाथ से उसका ग्लास छूटकर गिर गया। अगले ही पल उसने तेजी से आगे बढ़कर सिया का हाथ पकड़ लिया। सिया कुछ समझ पाती उससे पहले ही रुद्र ने उसे जोर से खींचकर बिस्तर पर फेंक दिया। उसकी सांसें अटक गईं, आंखों में डर उतर आया और अगले ही पल शराब के नशे में डूबा रुद्र उसके ऊपर झुक गया। भाग 3। रुद्र ने सिया को बिस्तर पर पटक दिया और खुद उसके ऊपर झुककर उसके होठों पर बड़े बेरहमी से किस करने लगा। सिया ने खुद को छुड़ाने की लाख कोशिश की, पर वो जितना विरोध करती रुद्र की पकड़ उतनी ही मजबूत होती जाती। शराब के नशे में उसे सही गलत का होश नहीं था। वो सिया के होठों को किसी खिलौने की तरह काट रहा था। सिया दर्द से तड़प उठी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। पिछले 1 हफ्ते से सिया इसी घर में थी, पर रुद्र ने कभी ऐसी हरकत नहीं की थी। आज ये शराब का नशा था या सिया का सांवलापन जो रुद्र को पागल कर रहा था। वो बस उसे अपना बना लेना चाहता था। सिया बेबस थी। उसका कोई भी विरोध रुद्र के जुनून के आगे टिक नहीं पा रहा था। वो उसके करीब आता गया, जैसे उसे सांवले और गोरे रंग का कोई फर्क ही महसूस न हो रहा हो। उसे बस सिया चाहिए थी। तभी अचानक रुद्र का फोन बज उठा। रिंगटोन की आवाज ने जैसे ठंडे पानी का काम किया। रुद्र झटके से होश में आया और उसने सिया को खुद से दूर धकेल दिया। सिया ने बिखरे हुए कपड़े संभाले और बिस्तर से नीचे उतरी। रुद्र ने उसे नफरत भरी नजरों से देखते हुए कहा, क्या समझ रखा है तुमने? यहाँ इस तरह से अपना शरीर दिखाकर मुझे रिझाने की कोशिश कर रही हो? उसने सिया की पतली कमर को एक झटके में अपनी उंगलियों की गिरफ्त में लिया और बोला, मुझ पर तुम्हारा ये जादू नहीं चलेगा। चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, ये रुद्र प्रताप सिंह तुम्हारे जाल में नहीं फंसने वाला। वो भूल चुका था कि अभी कुछ पल पहले वो खुद उसके वश में था। सिया ने उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया। वो बस सुबकते हुए अपने होठों को जोर जोर से पोंछ रही थी। अगर वो फोन न बजता तो आज रुद्र अपनी सारी हदें पार कर चुका होता। रुद्र 1 हफ्ते से खुद को रोक रहा था, पर आज शराब ने उसके सब्र का बांध तोड़ दिया था। सिया ने वही साधारण सी नौकरानी वाली साड़ी पहन रखी थी, फिर भी रुद्र की नजरें उसके शरीर के उतार चढ़ाव पर ही टिकी थी। सिया को इस कमजोरी पर उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था और उसने वो गुस्सा सिया पर निकाल दिया। ए लड़की, अपनी कमर दिखाकर मुझे बहकाना चाहती है? छी, शर्म नहीं आती तुझे? दोबारा मेरे सामने मत आना, निकल यहाँ से। रुद्र की आवाज सुनकर सिया बिना कुछ कहे सिर झुकाए वहाँ से भाग निकली। सिया बदहवास हालत में कमरे से बाहर निकली ही थी कि सीढ़ियों पर उसका सामना तान्या से हो गया। तान्या ने सिया के बिखरे बाल और कपड़े देखे तो उसे गुस्सा आ गया। उसने बेशर्मी से तंज कसते हुए कहा, क्यों री? सब हो गया क्या? ऐसा क्या दिखाया कि रुद्र पिघल गया? जरा मुझे भी बता, मैं भी ट्राई करूंगी।
सिया के पास इन घटिया बातों का कोई जवाब नहीं था। वो बस अपनी सिसकियां दबाकर खड़ी रही। ओहो, तो इस रोने धोने से उसे फंसाया है? ये सब नौटंकी हमसे नहीं होने वाली। तान्या ने सिया को ऊपर से नीचे तक देखा और बोली, सच सच बता, क्या तुम दोनों के बीच सब खत्म हो गया? क्या सच में उसने तेरी इस काली सूरत को छुआ? मुझे तो यकीन ही नहीं होता। तू जानबूझकर बाहर आकर ये सीन क्रिएट कर रही है ना, ताकि मुझे नीचा दिखा सके? क्या जताना चाहती है कि तू इस घर की मालकिन है? तभी रुद्र अपने कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर आया। तान्या को देखते ही उसने अपनी आवाज में थोड़ा बदलाव लाते हुए कहा, भाभी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? नाश्ता कर लिया? आज ऑफिस जाने का इरादा है या आज भी घर पर ही रहना है? तान्या तुरंत संभल गई और बनावटी मुस्कान के साथ बोली, अभी तय नहीं किया है रुद्र, मैं तुम्हें मैसेज कर दूंगी। उसने सिया को एक नफरत भरी नजरों से देखा और अपने कमरे में चली गई। जैसे ही तान्या गई, रुद्र फिर सिया पर बरस पड़ा, तुझे जरा भी अक्ल नहीं है? ऐसी बिखरी हुई हालत में बाहर आकर मेरा तमाशा क्यों बना रही है? सबको यही दिखाना चाहती है ना कि कमरे के अंदर क्या गुल खिल रहे हैं, इसलिए यहाँ खड़ी है। वो भूल गया कि उसने ही उसे धक्के मारकर बाहर निकाला था। सिया वहाँ एक पल भी नहीं रुकी। वो दौड़कर अपने मोटर रूम में गई और आईना देखा। रुद्र के दांतों के निशान की वजह से उसका होठ सूज गया था। वो फूट फूट कर रोने लगी। तभी बाहर से रुद्र की कड़क आवाज गूंजी, अब क्या आरती उतारेगी मेरी? खाना खुद परोस कर खाऊं क्या? बेचारी सिया अपने आंसू पोंछते हुए बाहर आई। डाइनिंग टेबल पर रुद्र बैठा था। सिया ने उसकी प्लेट में गर्मा गर्म पराठा परोसा और पास में हरी चटनी रख दी। जैसे ही चटनी रुद्र के होठों को छुई, वो तिलमिला उठा। इतनी मिर्च डाली है खाने में, क्या अपनी भड़ास ऐसे निकालेगी अब? सिया घबरा गई। नहीं सर, मैंने तो मिर्च कम ही डाली थी। तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? रुद्र ने जबरदस्ती पराठे का निवाला चटनी में डुबोया और सिया के मुंह की तरफ बढ़ाया। जैसे ही मिर्च सिया के कटे हुए होठों पर लगी, वो दर्द से छटपटा उठी। उसने धीमी आवाज में कहा, नहीं सर, आपके होठों पर चोट है, इसलिए मिर्च लग रही है। ये कहते हुए सिया की पलकें शर्म और दर्द से झुक गईं। रुद्र ने कुछ नहीं कहा। सिया ने सब्जी परोसनी चाही तो उसने हाथ हटा दिया। रहने दे, तेरे हाथ की बनाई चटनी नहीं खाई जा रही है, सब्जी क्या खाऊंगा? मुझे कुछ नहीं चाहिए। उसने कई पराठे उसी चटनी के साथ छोड़ दिए और हॉल में चला गया जहां देवयानी बैठी थी। सिया उसके लिए कॉफी लेकर आई। उसने देवयानी को कप दिया और फिर रुद्र की तरफ बढ़ी। सर, उसने बिना नजरे मिलाए कप उसकी ओर बढ़ाया। रुद्र फोन देख रहा था। उसने बिना देखे कप पकड़ने की कोशिश की और कॉफी का गर्म प्याला सीधे सिया के पैर पर गिर गया। सिया की चीख निकल गई। रुद्र ने देखा कि सिया का पैर जल गया था। वो हड़बड़ाया, पर अपनी आदत के मुताबिक चिल्लाने लगा, अंधों की तरह कॉफी देती है क्या? अक्ल नहीं है? देख नहीं सकती मैं बिजी हूँ? कोई फर्स्ट एड किट लाओ। वो पागल हो गया था। देवयानी ने गौर किया कि रुद्र भले ही चिल्ला रहा था, पर उसकी आंखों में सिया के लिए एक घबराहट थी। सिया ने भर्राई आवाज में कहा, कोई बात नहीं सर, मैं मलहम लगा लूंगी। क्या मैं आपके लिए दूसरी कॉफी लाऊं? बहुत दर्द हो रहा था, प्लीज। वहाँ काम करने वाले कुछ लोगों को सिया पर तरस आ रहा था, तो कुछ जलने वाले खुश हो रहे थे। रुद्र ने कोई जवाब नहीं दिया और फोन में लग गया। सिया अपने कमरे में जाकर फूट फूट कर रोने लगी। उसके पास कोई मरहम नहीं था, पर तभी एक नौकरानी ने आकर चुपके से उसे दवाई दे दी। दवाई लगाने के बाद उसे थोड़ी राहत मिली। वो दोबारा किचन में गई, कॉफी बनाई और रुद्र को दी, पर वो उसे नजरअंदाज कर बाहर चला गया। देवयानी ने उसे दिलासा दिया, जा बहू, पहले कुछ खा ले। सिया क्या खाती? रुद्र ने उसे दिन में सिर्फ एक वक्त खाने का हुक्म दे रखा था। वो अक्सर सुबह भूखी ही रहती। घर के सब लोग चले गए तो वो फिर से घर की साफ सफाई में जुट गई। वहीं अपनी कार में ऑफिस जाते वक्त रुद्र को सुबह की वो घटना याद आ रही थी। उसके होठों पर एक अनजानी सी मुस्कान आई और उसके मुंह से निकला, शहद की मक्खी। बगल में बैठे रोहित शर्मा ने उसे हैरानी से देखा। रुद्र तुरंत संभल गया और बोला, क्या है रोहित, ऐसे क्या देख रहे हो? रोहित ने डरते हुए कहा, कुछ नहीं सर। रुद्र की कार 60 मंजिला आलीशान आर्मी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के सामने आकर रुकी। वो अपनी खास लिफ्ट से 5वीं मंजिल पर गया। उसका दिन यहाँ से शुरू होता था। तभी उसे छोटे भाई आर्यन का फोन आया, जो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ इटली में था। भाई, मैं सुबह से कॉल कर रहा हूँ, कहाँ बिजी हो? आर्यन ने पूछा। रुद्र ने गंभीरता से कहा, काम की बात करो आर्यन। आर्यन ने जो बताया उसे सुनकर रुद्र के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो झटके से अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया और चिल्लाया, क्या बकवास कर रहे हो? आगे के पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।